Hello dear students, how are you all? I hope you are doing great. So SST का जो फोबिया है उसे हम इजी करेंगे साथ में मिलकर. So इसीलिए हम हर चैप्टर का वन शॉट रिवीजन करेंगे so that you can revise it in a easy form. Okay? So आज हम चैप्टर ले रहे हैं आपके बुक से पॉपुलेशन. ये हमेशा से ही एक करंट अफेयर रहा है, हमेशा से हॉट टॉपिक रहा है पूरे वर्ल्ड के लिए, स्पेशली फॉर इंडिया के लिए, क्योंकि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इंडिया के लिए हमेशा से प्रॉब्लमेटिक रहा है. क्यों? अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो रिसोर्सेज की कमी होगी, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं अफेक्ट आता है. इसे बहुत सारे रीजंस, बहुत सारे प्रोजेस, बहुत सारे कॉन्स होते हैं जो पॉपुलेशन से होते हैं. ऑलराइट, सो इस चैप्टर की पूरी समरी, पूरा रिवीजन आज हम एक शॉट में कर लेंगे. सो बेसिकली सबसे पहले देखते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या कवर करने वाले हैं. ओके, सो इन दिस चैप्टर यू विल फाइंड द आंसर्स ऑफ मेनली 3 क्वेश्चंस. और वो क्वेश्चंस क्या है? पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ मेनी पीपल आर देयर एंड वेयर आर दे लोकेटेड. सो पॉपुलेशन की क्या साइज है, किस अकॉर्डिंग उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कहाँ वो लोकेटेड है, कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, सब कुछ पॉपुलेशन से रिलेटेड हम देखेंगे. Population growth and processes of population change. How has the population grown and changed through time? So कैसे कैसे time के according population grow हुई या less हुई, whatever it is, we will see in this question. Like we will cover it. Characteristics of or qualities of the population. What are their age, sex composition, literacy levels, occupational structure and health conditions. So ये सारी चीजें आज हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं. So let's get started with the population size and distribution, जो बहुत important है और कई बार इससे एक 2 मार्क वाला क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है. So India's population size and distribution by numbers. As of March 2011, आप डेटा को याद रखना, जो आपकी बुक में गिवन है वही डाटा हमने अभी लिया है. So as of March 2011, India's population was 1210.6 million. Okay, which accounts for 17.5% of the world's population. So पूरी दुनिया में से 17.5% पॉपुलेशन तो हमारी इंडिया में ही है. ये देखने में बहुत छोटा परसेंटेज लग रहा है अगर हम लेकिन पूरे वर्ल्ड की बात करें तो ये बहुत बड़ा फिगर है कि एक ही कंट्री में 17.5 हमारे पॉपुलेशन है. ठीक है, पूरे वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज होंगी? Almost 119. Okay, I don't know the exact figure, but 119 approximately are countries. So सब में अगर देखें तो 100% से भी ज्यादा, उनमें से भी 17.5 इंडिया की पॉपुलेशन है, तो more than any of the country. All right. Uttar Pradesh is the most populous state of India as it counts about 16% of the country's population. So उत्तर प्रदेश एक ऐसी स्टेट है जिसमें इंडिया का 16% पॉपुलेशन रहता है. 16% लोग जो हैं हमारे उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट है Almost half of India's population lives in just 5 states. मतलब कि 17.5% जो पॉपुलेशन है, 1026 जो हमने अभी फिगर देखा 0.6 मिलियन, ये केवल आधी अगर उसकी कर दें तो वो केवल 5 स्टेट में रहती है. टोटल स्टेट्स में से ओनली 5 स्टेट्स में इंडिया की हाफ पॉपुलेशन लिव करती है. और वो स्टेट्स कौन सी है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश. ओके, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, और करंट अफेयर्स में अगर देखें तो ये क्वेश्चन बहुत यूजफुल है, जो आपको याद होना चाहिए. ऑलराइट, सो देयर आर 5 स्टेट्स जहां पर इंडिया की हाफ पॉपुलेशन रहती है. दीज आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश. ऑलराइट, सो लोकेशन आपको पता होंगे इन स्टेट्स के. ओके, सो ये गिवन है यहाँ पर. नेक्स्ट, अब हम देखेंगे इंडियाज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी. नाउ विल सी कि डेंसिटी के अकॉर्डिंग इंडिया की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है. पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया. सो
जो डेंसिटी है वो कैलकुलेट की जाती है द नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट की जाती है। द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इन द ईयर 2011 वाज 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। सो हर एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं? 382। ओके, इस तरीके से डेंसिटी को कैलकुलेट किया जाता है। दैट्स व्हाई इंडिया इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इसीलिए सबसे ज्यादा डेंसिटी वाली कंट्री कौन सी है पूरी दुनिया में? हमारी इंडिया। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज की ग्रोथ, उनकी प्रोसेस और चेंजेस कैसे कैसे कहाँ हुए हैं। The numbers, distribution and composition of the population are constantly changing. This is the influence of the interaction of the three processes. So जो distribution है, composition है, numbers जो है population का, वो हर बारी change ही होता है। So उनको interact करने के लिए तीन ऐसे influence, मतलब तीन तरीके से उन्हें process किया गया है। वो है birth, डेथ एंड माइग्रेशन। ठीक है, जन्म, मृत्यु एंड अगर कोई इंसान यहाँ से कहीं और ट्रांसफर ले रहा है, माइग्रेट कर रहा है, सो दैट इज। सो बर्थ, डेथ और माइग्रेशन के बेसिस पर तीन तरीके से जो इंटरैक्शन है हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ प्रोसेस का, वो इन तीन तरीके से प्रोसेस किया गया है। ऑलराइट, सो अब हम देखेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स of a country territory during a specific period of time. This change can be expressed in two ways. So क्या मतलब है? जो population की growth है, all right, so वो change in the number of inhabitants of country, जो inhabitants है, जो वहाँ के ही रहने वाले लोग हैं या फिर उस टेरिटरी के लोग हैं, तो वो स्पेसिफिक पीरियड में चेंज होता रहता है। So this change can be expressed in two ways, in terms of absolute numbers, और सेकेंड अभी आगे देखेंगे। सो एब्सोल्यूट नंबर्स में द एब्सोल्यूट नंबर्स आर ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द अर्लियर पॉपुलेशन फ्रॉम द लेटर पॉपुलेशन। एग्जाम्पल देखो, जैसे 2001 है तो 2000 से पहले की पॉपुलेशन एंड 2011 के बाद की, मतलब 2001 से लेकर के 2011 तक की पॉपुलेशन को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एब्सोल्यूट नंबर आ जाता है। सो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2011 की पॉपुलेशन में से 2001 की पॉपुलेशन को। ऑलराइट, ये देखिए इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। ऑलराइट, सेकेंड वे है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज पर ईयर। एक तो हो गया एब्सोल्यूट नंबर्स, एक हो गया परसेंटेज चेंज पर ईयर। It is studied in percent per annum. Example, a rate of increase of 2% per annum means that in given year there was an increase of 2% for every 100 persons in the base population. This is referred to as the annual growth rate. So annual growth rate को कैसे कैलकुलेट करते हैं कि वो परसेंटेज के थ्रू होता है। 2% मीन्स हुआ 2% बढ़े हैं हर 100 आदमी पर। ऑलराइट, सो इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। ये जस्ट हमने एक एग्जाम्पल लिया है। ऑलराइट, नाउ प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज और ग्रोथ। थ्री मेन प्रोसेसेस ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशंस आर बर्थ रेट्स, डेथ रेट्स एंड माइग्रेशन। सुन तीनों को एक्सप्लेन कर दो। अब हम पढ़ते हैं। बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लिव बर्थ पर 1000 persons in a year. India birth rates have always been higher than death rates. So हमेशा यहाँ पर लोग जन्म ज्यादा लेते हैं और डेथ कम होती है। ऑलराइट, और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? पर 1000 persons in a year. Death rates is the number of deaths per 1000 persons in a year. So हमेशा ये याद रखना है कि बर्थ रेट्स जो हैं वो ज्यादा रहती है किससे? डेथ रेट से। नेक्स्ट है हमारा माइग्रेशन। Migration is the movement of people across regions and territories. Migration can be internal within the country or international between the countries. It influences the distribution of population within the nation. In India, the rural-urban migrations has resulted in a steady increases in the percentage of the population in cities and towns. So दो तरीके से देखो माइग्रेशन होगा, एक तो इंटरनल माइग्रेशन होगा,
एक इंटरनेशनल माइग्रेशन होगा। इंटरनल माइग्रेशन कैसे होगा कि इंडिया में ही कोई पर्सन है जो पहले विलेज में रह रहा था, अब किसी सिटी या टाउन में चला गया, सो दैट इज इंटरनल माइग्रेशन। और अगर इंटरनेशनल माइग्रेशन है तो वो कैसे होगा, अगर कोई इंडिया छोड़ करके किसी और कंट्री में जाकर के लिव करने लग गया तो वो इंटरनेशनल माइग्रेशन होगा। सो हमारे इंडिया में जो अर्बन माइग्रेशन है, रूरल अर्बन माइग्रेशन, वो ज्यादा होता है। लोग विलेजेस से आकर के सिटीज और टाउन्स में आकर के माइग्रेट हो गए हैं और सेटल्ड हो गए हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट, age composition. The age composition of a population refers to the number of people in different age groups in a country. The population of a nation is grouped in 3 broad categories. So age composition की जो categories है वो 3 categories में divided है। सबसे पहला है children, generally below 15 years, जो 15 साल से छोटे बच्चे हैं वो category है। They are economically unproductive and need to be provided food, clothing, education and medical care. So ये वाली जो रेंज होती है ये इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव होती है क्योंकि ये वाले एज ग्रुप अर्निंग नहीं करते हैं। ऑलराइट, सो ये इकोनॉमिकली तो अनप्रोडक्टिव हुए, इकोनॉमिकली ये अपना कुछ भी उसमें सपोर्ट या फिर कोई भी अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं दे रहा है और इनको जरूरत होती है प्रॉपर फूड की, क्लोथिंग की, एजुकेशन की एंड मेडिकल केयर की। ऑलराइट, सेकंड हमारा आता है वर्किंग एज, दैट इज 15 to 59 ईयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट एज ग्रुप है। दे आर इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एंड बायोलॉजिकल रिप्रोडक्टिव। दे कंप्राइज द वर्किंग पॉपुलेशन। जो 15 से 59 ईयर्स के लोग होते हैं वो इकोनॉमिकली भी प्रोडक्टिव होते हैं और बायोलॉजिकली भी रिप्रोडक्टिव होते हैं क्योंकि इसी एज लोग के जो ग्रुप होंगे वो वर्किंग भी होंगे, उनकी शादियां भी होगी और उनके बच्चे भी होंगे। तो ये जो एज ग्रुप होता है वो सबसे ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन होता है। एज above 59 years, they may be working voluntarily but they are not available for employment through recruitment. अब ये जो एज ग्रुप है ये वॉलंटरीली अगर कोई बिजनेस कर रहा है या कुछ और काम कर रहा है तो उस तरीके से काम कर सकता है, बट ऐसा नहीं है कि ये एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट के थ्रू इस एज ग्रुप को मिलेगा। ये हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। सो ये पॉपुलेशन की कॉम्पोजिशन में नहीं आता है। इकोनॉमिकली दे आर नॉट प्रोडक्टिव। ऑलराइट, नेक्स्ट है सेक्स रेशियो। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स per 1000 males in the population. Sex ratio is an important social indicator to measure the extent of equality between males and females in a society at a given time. So ये भी हमेशा से हॉट टॉपिक रहा है कि हमारे देश में तो लड़कियां कम हैं और बॉयज ज़्यादा हैं। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है उसकी वजह से ही बहुत सारा क्या होता है, गर्ल्स को मार दिया जाता है, उनको पैदा नहीं होने दिया जाता है। सो ये सेक्स रेशियो वेरी करता है हमेशा से और ये होता है कैलकुलेट पर 1000 मेल्स के ऊपर फीमेल्स और एक्सटेंट ऑफ इक्वलिटी बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, इन दोनों की इक्वलिटी को मेजर करने के लिए हम ये सेक्स रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। नाउ लिटरेसी रेट्स। According to the census 2011, a person aged 7 years and above who can read and write with understanding in any language is treated as literate. So जो 7 साल का बच्चा है या इससे बड़ा है, ऐसा 7 साल का बच्चा या उससे बड़ा इंसान जो आराम से लिख सकता है, बोल सकता है, समझ सकता है, उसको हम लिटरेट कैटेगरी में इन्वॉल्व करते हैं। India's literacy rate is 73% as per the census of 2011. So 2011 के अकॉर्डिंग हमारी लिटरेसी रेट 73% है। That is good percentage. Alright, now occupational structure. So the distribution of the population according to the different types of occupation is referred to as the occupational structure. Occupations are classified as primary, secondary and tertiary. ओके, सो जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का वो इन डिफरेंट टाइप्स के अकॉर्डिंग होता है। सो प्राइमरी में क्या होगा? प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग एक्सेट्रा।
आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो भी रॉ चीजें बना रहा है वो प्राइमरी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में आता है। ऑलराइट, नेक्स्ट है सेकेंडरी एक्टिविटीज इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क एक्सेट्रा। अब इसका हम एग्जांपल लेते हैं कि टोमेटो है, तो टोमेटो को उगाया किसने, वो प्राइमरी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में जाएगा। उस टोमेटो का केचप किसने बनाया, वो सेकेंडरी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में जाएगा। देन टर्शियरी एक्टिविटीज इंक्लूड ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर सर्विसेज, वो आती है टर्शियरी एक्टिविटीज। मतलब उस केचप को मार्केट में कौन लाया, लोगों तक किसने पहुंचाया और उसको सेल किसने किया, वो होगा सर्विस किसने दी, वो होगा टर्शियरी। लाइक कोई भी काइंड ऑफ सर्विस, जैसे मैं टीचर हूँ, टीचिंग कर रही हूँ, तो ये भी काइंड ऑफ सर्विस हुआ, तो ये टर्शियरी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में इंक्लूड होगा। ऑलराइट, चलिए ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है इस चैप्टर के, इजी पीजी है, बस एक बार आपको थोड़ा सा लर्न करना होगा कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं, देन यू विल गेट टू नो। मैं अच्छे से समझा रही हूँ तो अच्छे से हर पॉइंट को समझ करके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और याद रखना है। ऑलराइट बच्चों, नेक्स्ट है हमारा हेल्थ। Health is an important component of population composition which affects the process of development. Of course, health is wealth. So, अगर health अच्छी होगी तो इंडिया के डेवलपमेंट में वो एक अच्छा प्रोसेस होता है। The substantial improvement in public health in our country is the result of many factors such as prevention of infectious diseases, application of modern medical practices in diagnosis and treatment of ailments. So health को जो है इन सब फैक्टर्स में डाला गया है कि सबसे पहले तो किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज से प्रिवेंशन हो। कैसे प्रिवेंशन हो सकता है, उसको वैक्सीन लग सकता है। ओके, वैक्सीन से वो क्योर किया जा सकता है। एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिसेस इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एलिमेंट्स, ऐसी कोई बीमारियां जिनको डायग्नोस भी टाइम पर कर लिया जाए और फिर उनको क्योर किया जाए। ऑलराइट, नाउ है एडोलेसेंट पॉपुलेशन। एडोलेसेंट पॉपुलेशन क्या होता है, adolescents are grouped in the age group of 10 to 19 years old. So एडोलेसेंट्स पॉपुलेशन इन्वॉल्व करती है 10 to 19 ईयर एज ग्रुप के लोगों को। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर, जैसे कि आप लोग है ना। इन कॉन्स्टिट्यूट्स 1/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। सो 1/5 ऑफ पॉपुलेशन जो है उसमें एज ग्रुप है 10 to 19। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ एडोलेसेंट्स आर हायर देन दोज ऑफ अ नॉर्मल चाइल्ड और एडल्ट। सो 10 साल से छोटे बच्चे को या 19 से बड़े इंसान को जो क्या चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की, वो सबसे ज्यादा इसी एज ग्रुप को होती है, क्योंकि इसी एज ग्रुप में आपको सबसे ज्यादा इम्यून आपका स्ट्रॉन्ग करना होता है एंड इसी में आप अपनी पूरी हेल्थ स्ट्रक्चर को अच्छे से मजबूत कर सकते हैं। Then a national population policy. So the national population policy NPP जिसे बोला जाता है 2000 provides a policy framework for imparting free and compulsory school education up to 14 years of age. It also helps in reducing infant mortality rate to below 30 per 1000 live births. Okay, मैं दोबारा से रीड करती हूँ। सो ये है एनपीपी क्या होता है। सो 2000 ईयर के अकॉर्डिंग, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो 14 ईयर्स तक के बच्चे हैं उनको एजुकेशन लेना कंपलसरी है। उससे क्या होगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है बिलो 1000 लिव बर्ड्स वो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ऑलराइट, नेक्स्ट है अचीविंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज। और उससे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन होगा, यानी कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा अगर वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस के लिए लगाया जा रहा है तो। प्रमोटिंग डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स एंड मेकिंग फैमिली वेलफेयर अ पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 14 इयर्स तक भी अगर वेल एडुकेटेड हो तो मतलब 10th पास तो है इंसान, तो उसमें इतनी समझ होगी कि जो गर्ल्स की मैरिज है वो अर्ली एज में नहीं होगी और फैमिली वेलफेयर और पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम को अच्छे से समझ पाएगी इंडिया। ऑलराइट,
नेक्स्ट है एनपीपी 2000 ऑल्सो पुट emphasis on other important needs of adolescents including protection from unwanted pregnancies and sexual transmitted diseases STDs जिसे बोला जाता है. It aims towards encouraging delayed marriage and childbearing, education of adolescents about the risk of unprotected सेक्स. सो जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है 10 to 19 एज ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, जिसे हम एनपीपी में इन्वॉल्व करते हैं. एनपीपी 2000 पॉलिसी जिसे हम बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आ सकता है. सो इसको क्या होगा, इसके थ्रू अगर 14 ईयर्स तक के बच्चे को क्या मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी. ओके, एजुकेशन मिलेगी, ये एडल्सेंट्स होते हैं. सो उससे जो भी अनवांटेड प्रेगनेंसीज हैं या फिर एसटीडीज डिजीजेज हैं, इन सब पर हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा उनको कम कर सकते हैं. डिलेड मैरिज एंड चाइल्ड बियरिंग, मैरिजेस को डिले कर सकते हैं, क्योंकि अगर इंसान पढ़ा लिखा नहीं होगा तो आज भी विलेजेस में लड़कियों की शादी बहुत अर्ली एज में कर दी जाती है. और एडुकेशन ऑफ एडल्सेंट्स अबाउट द रिस्क ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स. सो एडुकेशन होगी तो प्रॉपर सेक्स एजुकेशन लोगों में होगी और उसी से वो लोग अपना समझदार और ना समझ में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं. All right, making contraceptive services accessible and affordable. और contraceptive services जो हैं वो सबके लिए accessible and affordable हो सकती है. किससे, ये NPP 2000 पॉलिसी से. प्रोवाइडिंग फूड सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशनल सर्विसेज, इन सब के बारे में भी नॉलेज होगी, तो ये सब भी मिलेगा इस पॉलिसी के अंदर. ठीक है, ये 14 अप टू 14 की बात हो रही है. स्ट्रेटनिंग लीगल मेजर्स टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज, और ये स्ट्रेटनिंग करेगा लीगल मेजर्स को प्रिवेंट, किससे बचाने से, चाइल्ड मैरिज को बचाने से. ऑलराइट, सो ये था आपका पॉपुलेशन चैप्टर, जिसके हमने सारे मेन पॉइंट्स को कवर कर लिया है. एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट इन वेरी वेल मैनर. सो आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए होंगे होपफुली. सो अब आपको केवल पॉइंट्स रिवाइज करना है और हमने सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझ लिया है. सो कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग स्टूडेंट्स. थैंक यू.